हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर रहे हैं। हालांकि चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी स्टेप टू स्टेप हम चैप्टर को रीड कर रहे हैं। और 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट MCQ, सभी तरह के क्वेश्चन आंसर, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और हम यहाँ पर अपने इंग्लिश के भी सभी चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आने वाली वीडियोज़ में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, MCQ सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट वाज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या है? हु वाज पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन लार्ज स्केल which started on late 19th century as was known as mass production। तो देखिए मास प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी सामान का किसी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन लार्ज मास प्रोडक्शन कहलाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इसे ही मास प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है और हेनरी फोर्ड ने इसको लागू किया था। नेम द पावर ब्लॉक्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। तो देखिए वर्ल्ड वार सेकेंड में कौन कौन सी कंट्री थी जो पावरफुल थी और जिनके बीच युद्ध लड़ा गया था? तो चलिए जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है एलाइड पावर। एलाइड पावर में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड US। तो देखिए ये तो सब एलाइड पावर में थे। और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान। और इन सभी के बीच जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो लड़ा जा रहा था। हु वाज हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड कौन थे? अभी हमने जाना ना कि उन्होंने क्या लागू किया था? मास प्रोडक्शन को उन्होंने लागू किया था अपनी कंपनी में। तो देखिए हेनरी फोर्ड वाज अ वेल नोन पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ कार मैन्युफैक्चरर। वो एक कार मैन्युफैक्चरर थे और उन्होंने अपनी कंपनी में मास प्रोडक्शन को लगाया था, उन्होंने चालू किया था, लागू किया था उसे। he adopted the assembly line system in the field of car manufacturer for the first time। और पहली बार उन्होंने कार मैन्युफैक्चरर के फील्ड में असेंबली लाइन सिस्टम को लागू किया था, अपनाया था। तो देखिए ये पहले हम का असेंबली लाइन सिस्टम जान लेते हैं। सपोज करो ये एक मोटर है, ये एक मोटर है और यहाँ पर इन मोटर से एक बेल्ट चलती है और इस बेल्ट के ऊपर जो सामान है वो रखा जाता है और इस तरह से वो आगे की तरफ मूव करता है और वर्कर इस पर काम करते हैं। जैसे जैसे सामान आगे की तरफ मूव करता है और उसे हटाया जाता है और जगह पर सेट किया जाता है। तो ये होता है असेंबली लाइन सिस्टम। व्हाट वाज द एस्टीमेट। तो आई थिंक ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले ये कार मैन्युफैक्चरर में हेनरी फोर्ड के द्वारा लागू किया गया था। व्हाट वाज द एस्टिमेटेड लॉस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो देखिए जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके क्या क्या लॉस थे ये हम जानेंगे। वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन was enormous, at least 60 million people or about 3% of world's 1939 population are believed to have killed directly or indirectly as a result of war। million more were injured। तो देखिए एक बार फिर यानी कि एक बार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और एक बार फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो है बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था। और जो अनुमान लगाया जा रहा है ना, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 60 मिलियन लोग थे ना वो प्रभावित हुए थे इस वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो देखिए जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी उसकी 3% बताई गई है। ऐसा माना जाता था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मारे गए थे और बहुत से लोग ऐसे थे, मिलियंस ऑफ लोग ऐसे थे जो इंजर्ड हो गए थे इस वॉर में। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है? तो देखिए ये होता है मुद्रा प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली। इट्स रिफर टू द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड
मॉनेटरी सिस्टम, तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक प्रणाली को जोड़ने वाली एक प्रणाली है। व्हाट वाज द ब्रेटन वुड सिस्टम बेस्ड ऑन, तो देखिए यहाँ पर ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ब्रेटन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज, ये किस पर बेस था? फिक्स एक्सचेंज रेट पर, यानी कि जो विनिमय दर होती है ना, निश्चित विनिमय दर, उन पर। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रुपीज, वर पैक्ड टू द डॉलर एट द फिक्स एक्सचेंज रेट। तो देखिए इसमें क्या होता था, ये जो हमारी निश्चित विनिमय दरें थी ना, तो देखिए इसमें बताया गया है, ये जो सिस्टम है इसमें जो नेशनल करेंसी होती है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इंडिया का। तो देखिए इस पर आधारित था, ये किस पर? निश्चित विनिमय दरों पर यह आधारित था। और इसमें जो राष्ट्रीय मुद्राएं होती है ना, जैसे भारतीय रुपए की बात यहाँ पर की जा रही है, ये एक निश्चित दर पर डॉलर से आंका जाता था, डॉलर का, और इसका कंपैरिजन किया जाता था, इनकी वैल्यू निकाली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। इंडियन इंडेंचर्ड का हमने मीनिंग पढ़ लिया है चैप्टर में, पूरा डिटेल में इसको जाना है। इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर केम फ्रॉम विच रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के किस रीजन से इंडेंचर्ड जो वर्कर थे वो आए थे? तो देखिए मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर केम फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, कुछ लोग जो है, अधिकतर लोग जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, सेंट्रल इंडिया से थे, और कुछ तमिलनाडु के ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट से थे। नेम द नोबल प्राइज विनिंग राइटर हु इज डेस्केंडेंट ऑफ इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया। तो देखिए हमें एक ऐसे हमें एक राइटर का नाम बताना है जिन्हें नोबल प्राइज भी मिला था, और वो इंडेंजर्ड लेबर जो थे उनके डेस्केंडेंट थे, यानी कि उनके वंशज थे, उनका नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर वी.एस. नेपोल इज द नोबल प्राइज विनिंग राइटर, ये एक नोबल प्राइज विनिंग राइटर थे, और इनके जो डेस्केंडेंट थे ना वो इंडेंजर्ड लेबर थे, और वो इंडिया से थे। व्हाई डिड पीजेंट्स इंडक्टनेस इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया। तो देखिए जो पीजेंट्स थे वो उनका जो उधार जो उन्होंने ले रखा था, जो लोन उन्होंने ले रखा था, वो बढ़ता जा रहा था जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई इंडिया में। तो वो हमें बताना है क्यों ऐसा हो रहा था। तो देखिए इंडियन पीजेंट्स यूज्ड दियर सेविंग, जो इंडियन पीजेंट्स थे वो अपने सेविंग को यूज़ कर रहे थे, मॉर्गेडेड लैंड्स एंड सोल्ड वट एवर ज्वेलरी एंड प्रीसियस मेटल्स दे हैड टू मीट दियर एक्सपेंसेस। और ये सारी चीज़ें जो उनकी थी उनसे रिलेटेड थी, जैसे उनकी ज्वेलरी थी, कुछ प्रीसियस मेटल्स थे, वो उन्होंने अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च कर दी थी। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सिल्क रूट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय हिस्टोरियन। तो देखिए किस तरह का सिल्क रूट आइडेंटिफाई किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट, उन्होंने बहुत सारे सिल्क रूट्स को जो है आइडेंटिफाई मतलब खोज निकाला था हम कह सकते हैं। वो ओवर लैंड से भी थे, बाई सी समुद्र के द्वारा भी कुछ रूट थे, समुद्र से भी ट्रेड किया जाता था। नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया, और ये जो रूट थे ना ये वास्ट इंडिया को, एशिया के रीजन को, इंडिया नहीं है, वास्ट रीजन ऑफ एशिया, एशिया के एक बड़े रीजन को एक साथ जोड़ते थे। एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप, और एशिया को यूरोप से जोड़ते थे। एंड नॉर्दर्न अफ्रीका से जोड़ते थे। व्हाट डज द फ्लो ऑफ लेबर मीन्स। तो देखिए ये जो फ्लो ऑफ लेबर है ना वर्ड, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे थे किसकी तलाश में? एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, ऐसा भी है। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पीपल जो है लेबर ऑफ फ्लो कहलाता है, ये इसका मीनिंग है। व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल एक्सचेंज वर मेड थ्रू सिल्क रूट। तो देखिए सिल्क रूट के माध्यम से किस तरह का सांस्कृतिक हम कह सकते हैं कल्चरल एक्सचेंज जो है वो हो रहा था। तो देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रैवल्ड थ्रू दीज रूट्स। तो देखिए वो जो क्रिश्चियन और मतलब उनका जो धर्म था क्रिश्चियन, उसका उपदेश देने वाले जो थे वो इस रूट से जा रहे थे। कहाँ पर? एशिया में।
मुस्लिम प्रीचर ऑल्सो यूज दीज रूट, जो मुस्लिम प्रीचर थे, उपदेशक थे, वो भी इस रूट को यूज कर रहे थे। बुद्धिज्म टू स्प्रेड टू अदर एशियन कंट्रीज थ्रू इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ ऑन द सिल्क रूट, और जो देखिए बुद्धिज्म थे वो भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इस रूट को यूज कर रहे थे। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ विड्रॉवल ऑफ यूएस लोन टू यूरोप, तो देखिए क्या इफेक्ट होता है जो यूएस लोन था जब वो विड्रॉ किया जाता है यूरोप के ऊपर, क्या इफेक्ट होता है। इन यूरोप इट लीड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स, तो देखिए इसकी वजह से यूरोप के जो मुख्य बैंक थे वो फेल हो रहे थे। एंड कोलैप्स ऑफ करेंसीज सच एज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, और जैसे ब्रिटिश पाउंड था ना, इस तरह की जो करेंसी थी, पाउंड करेंसी जो थी वो कोलैप्स हो रही थी, यानी कि उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो रही थी। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन यूएस बैंक, अब जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी ना, यानी कि आर्थिक मंदी जो चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हम कह सकते हैं, जो आर्थिक मंदी चल रही थी उसका क्या इम्पैक्ट होता है यूएस बैंक पर। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, तो देखिए अब जो यूएस बैंक्स थे वो इन्वेस्टमेंट को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, लोन को कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने पढ़ा था ना कि यूएस जो है अब सबसे ज़्यादा लोन दे रहा था, तो अपने लोन को भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और जो डिपॉजिटर थे जिन्होंने पैसा वहाँ पर जमा किया हुआ था वो उसको भी रिपे नहीं कर पा रहे थे। थाउजेंड ऑफ बैंक्स वर बैंकक्रप्ट एंड वर फोर्स टू क्लोज, तो देखिए हजारों बैंक जो हैं दिवालिया हो गए थे और वो बंद होने के कगार पर थे, यानी कि वो बंद हो गए थे। व्हाट वाज रेंडर पेस्ट विच हैड एन इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीका, तो देखिए यहाँ पर रेंडर पेस्ट क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका क्या प्रभाव हुआ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था पर और अफ्रीका के लोगों के जीवन पर। रेंडर पेस्ट वाज कैटल प्लेग, रेंडर पेस्ट जो है एक पशुओं में फैलने वाली बहुत ही घातक बीमारी थी। विच हैड इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीका, तो देखिए ये जो बीमारी थी ना, इसकी वजह से अफ्रीका में रहने वाले लोगों के जीवन पर और अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नेम द ट्रेडर फ्रॉम द 1816 हु एस्टाब्लिश flourishing trade at busy ports worldwide, selling local and imported curios to the tourist। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने पोर्ट्स पर अपना बिजनेस सेट कर लिया था और वो कुछ लोकल चीज़ों को, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को, कुछ यूनिक चीज़ों को वहाँ पर बेच रहे थे। तो देखिए ऐसे ही कुछ ट्रेडर्स का यहाँ पर हमें नाम बताना है। तो देखिए हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स फ्रॉम 1860s एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग ट्रेड एट बिजी पोर्ट्स, तो देखिए ये जो हैदराबादी सिंधी थे ना, इन्होंने 1860 में पोर्ट्स के ऊपर इस अपने व्यापार को एस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे संसार के लिए वर्ल्ड वाइड के रूप में उन्होंने इस अपने ट्रेड को वहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, और वो जो है लोकल और इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो बेच रहे थे वहाँ पर, जो कुछ यूनिक चीज़ें होती थी उनको बेच रहे थे। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन विट वाटर स्ट्रैंड, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है विट वाटर स्ट्रैंड में सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ गोल्ड की खोज की गई थी विट वाटर स्ट्रैंड में। जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिससे जो यूरोपियन थे ना, वो हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई थी, बीमारी होने के बावजूद भी, इतनी मृत्यु होने के बावजूद भी, डिफ़िकल्ट जर्नी होने के बावजूद भी जो यूरोपियंस थे ना वो उस तरफ बढ़ रहे थे, किसकी तलाश में, गोल्ड की, क्योंकि वहाँ पर प्रीसियस थिंग जो है पाई जा रही थी, उसकी खोज कर ली गई थी। व्हाट वर कॉर्न लॉज क्या थे, तो देखिए व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट्स ऑफ कॉर्न यहाँ पर किसी भी तरह के अनाज को कहा गया है। तो देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल रोक लगा दी कॉर्न के
इम्पोर्ट पर एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेंट अप पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइस। तो देखिए तब क्या हुआ, जो डिमांड थी ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो बढ़ गई और जो प्राइजेस थे वो भी बढ़ गए। अंडर द प्रेशर ऑफ द लैंड ओनर्स गवर्नमेंट फॉर्म्ड लो कॉल्ड कॉर्न लो। तो देखिए ये जो लो लगाया गया था ना, ये किसके प्रेशर के द्वारा लगाया गया था, जो लैंड ओनर्स थे उनके द्वारा। उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस तरह का लो जो है लागू किया जाए और जो इम्पोर्ट है ना कॉर्न का उस पर रोक लगाई जाए। तो देखिए उनकी वजह से और हमें पता चला कि कॉर्न लो क्या होता है और किसके द्वारा लगाया जाता है, लगाया गया था और किसके कहने पर लगाया गया था। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन के आंसर को जाना है। हु फोर्स्ड गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन टू एबोलिश कॉर्न लॉ। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो किसके द्वारा ये जो कॉर्न लॉ था ये एबोलिश, हु फोर्स, किसने फोर्स किया था ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कि जो कॉर्न लॉ है उसे एबोलिश कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। तो देखिए अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस, अब इससे क्या हुआ, जो फूड प्राइसेस थे वो हाई हो गए। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन dwellers फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिटेन टू एबोलिश कॉर्न लॉ। तो देखिए उन्होंने जो है गवर्नमेंट को बाधित किया था इस कॉर्न लॉ को अबोलिश करने के लिए। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ अबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। देखिए कॉर्न लॉ के अबोलिशन, कॉर्न लॉ जो लगाया गया था इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ था। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू compete विद इम्पोर्टर्स। तो देखिए जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर था ना वो कंपटीशन नहीं कर पा रहा था इम्पोर्टर्स से। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट, और जो बड़ी जमीन का जो बड़ा हिस्सा था ना उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था, उस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जब बाहर से सामान इंपोर्ट होता था तो वो सस्ते में मिल जाता था और जो लागत थी, जो लोग वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे वो लागत ज़्यादा आती थी। तो इसलिए उन्होंने जो है अब वहाँ पर खेती करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। व्हाट इज रेंडर पेस्ट, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं रेंडर पेस्ट क्या है। रेंडर पेस्ट वाज द फर्स्ट स्प्रेडिंग डिजीज of cattle plague which had terrifying impact on the livelihood of people and the local economy of America in 1819। तो देखिए अफ्रीका, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि रेंडर पेस्ट जो है एक सबसे ज़्यादा फैलने वाली, पशुओं में फैलने वाली एक घातक बीमारी थी जिसका बहुत डराने वाला प्रभाव पड़ा किस पर, लोगों की जीविका पर और जो लोकल इकोनॉमी थी उस पर, अफ्रीका के जो रहने वाले लोग थे उनकी जीविका पर और उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था 1990 में। इन विच कंट्री ओवर 4000 बैंक्स एंड 110,000 कंपनीज हैड कोलैप्स्ड बाय 1933। तो देखिए इन यूएसए, किस कंट्री में पूछा गया है कि किस कंट्री में 4000 बैंक और कंपनीज जो हैं 1933 में बंद हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो देखिए इन यूएसए ओवर, मतलब इतने सारे बैंक्स थे, इतनी सारी कंपनीज थी जो 1933 में बंद हो गई थी या ख़त्म हो गई थी, ये हम कह सकते हैं। Which movement was launched during the Great Depression of 1929। तो देखिए कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन चलाया गया था जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा था 1929 में, बहुत ज़्यादा कमी या आर्थिक मंदी देखने के लिए मिल रही थी। तो देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द हाइट ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए जब ये डिप्रेशन चल रहा था, अपनी पूरी हाइट पर था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया गया। नेम द कंट्रीज विच वर कॉन्सिडर्ड एज एक्सेस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, तो देखिए वो कौन सी कंट्रीज थी, उन कंट्रीज के नाम बताने हैं जो एक्सेस पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो देखिए नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली, ठीक है, इन्हें एक्सेस पावर कहा जाता था। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ NIEO। NIEO की फुल फॉर्म क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO की फुल फॉर्म है। नेम द कंट्रीज विच वर कंसीडर्ड एज द एलाइज
ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस तरह से भी पूछा जा सकता है अलग अलग करके। ब्रिटेन, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन एंड यूएस, ये सभी कंट्रीज थी जो एलाइज कंट्रीज के अंडर में आती थी, उन्हें माना जाता था। फ्रॉम विच कंट्री चाइना इज सेड टू हैव रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन, तो देखिए सेंचुरी, हाँ, फ्रॉम विच सेंचुरी, किस सेंचुरी में जो चाइना था, कहा जाता था कि वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया था, कह सकते हैं कि हर एक चीज़ से उन्होंने समुद्र से व्यापार करना बंद कर दिया था, लोगों से कांटेक्ट, दूसरी कंट्री से कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। तो देखिए फ्रॉम द 15th सेंचुरी की बात है, जब जो चाइना था ना वो पूरी तरह से आइसोलेशन में चला गया था, हर तरफ से उन्होंने जो है व्यापार करने पर रोक लगा दी थी, दूसरी कंट्रीज में आना जाना सब कुछ बंद कर दिया था। हाउ कुड फ्रोजन मीट रीच यूरोपियन मार्केट, नाउ इज रिड्यूस कॉस्ट, तो देखिए किस तरह से जो फ्रोजन मीट था ना वो अब यूरोप की मार्केट में भेजा जा रहा था कम लागत पर। Now animal were slaughtered for food at the starting point in America, Australia and New Zealand। तो देखिए हमने जाना कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से जो एनिमल्स थे ना वो सप्लाई किए जाते थे, लेकिन अब उन्हें वहीं पर काटा जा रहा था, उन्हें एनिमल की बॉडी के रूप में नहीं भेजा जा रहा था बल्कि मांस के रूप में भेजा जा रहा था, और इन सभी कंट्रीज से इन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर ही काटा जाता था एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट, और फिर इन्हें फ्रोजन मीट के यूरोप के रूप में यूरोप में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट, इससे जो शिपिंग कॉस्ट थी वो कम हो रही थी, एंड लोअर मीट प्राइसेस इन यूरोप, और इसकी वजह से यूरोप के अंदर जो मीट के प्राइस थे वो काफ़ी कम हो गए थे। व्हाट वाज पेपर पार्टीशन, पेपर पार्टीशन क्या है ये जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पेपर पार्टीशन पढ़ेंगे आप तो अगर आपने चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेपर पार्टीशन क्या है, तो देखिए इन 1885 अ बिग यूरोपियन पावर, हमने पढ़ा ऊपर बिग यूरोपियन पावर के बारे में, मीट इन बर्लिन, ये सभी बर्लिन में जाकर मिले, टू डिवाइड द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका बिटवीन दैम, जिससे कि अफ्रीका जो कंट्री है उसे आपस में डिवाइड किया जाए, क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर अधिकार कर लिया था। The country's borders run straight as if they were drawn using a ruler, तो देखिए इस तरह से डिवाइड किया गया, बिल्कुल उनके जो बॉर्डर थे ना वो स्ट्रेट कर दिए गए, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी रूलर से उन्हें ड्रॉ किया गया हो। दिस इवेंट वाज कॉल्ड पेपर पार्टीशन, और इसी घटना को पेपर पार्टीशन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वर शिकारीपुरी सेरोप्स एंड नटुकोटाई चतियार्स, कौन थे ये, तो देखिए देवर अमंगेस्ट द मैनी ग्रुप ऑफ बैंकर्स, हमने ऊपर बैंकर्स के बारे में पढ़ा ना, तो देखिए ये भी बैंकर ग्रुप्स में से ही थे, एंड ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स में थे हु फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो फाइनेंस करने का, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट थे ना उन्हें फाइनेंस करने का काम करते थे सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में, using either their own funds or those borrowed from European bank, तो देखिए वो जो उनके पास धन होता था उससे वो फाइनेंस करने का काम करते थे, या फिर जो यूरोपियन बैंक थे उनसे उधार लेकर उन्हें फाइनेंस करने का काम करते थे, यानी कि उनकी सपोर्ट करते थे जिससे कि वो एग्रीकल्चर कर सकें। Which two countries were among the world's richest until the 18th century, तो देखिए दो कौन सी कंट्रीज थी जो संसार में सबसे ज़्यादा धनी थी 18th सेंचुरी तक, तो देखिए until the 18th century China and India were among the world's richest country, तो देखिए इंडिया और चाइना को बताया गया है ये 18th सेंचुरी तक सबसे रिचेस्ट कंट्री में थे। Which countries were considered as Axis power during the Second World War? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका नाजी जर्मनी, जापान, इटली, इन्हें कहा जाता था एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। What does IMF stand for? तो देखिए IMF की फुल फॉर्म हमें यहाँ पर बतानी है।
IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। व्हाट वाज मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम, मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम क्या है? इट वाज अ सिस्टम विच अलाउज वन कंट्रीज डिफिसाइट विद अनदर कंट्री टू बी सेटल्ड बाय इट्स सरप्लस विद ए थर्ड कंट्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये वर्ड डिफिसाइट और सरप्लस दोनों को डिटेल में पढ़ा है। जब हम एक किसी कंट्री से आयात निर्यात करते हैं, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसे सरप्लस कहते हैं, अगर लॉस होता है यानी कि हमें ज़्यादा अमाउंट में पैसा देना होता है उसे डिफिसाइट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि इस सिस्टम में क्या होता है, जब एक कंट्री दो या दो से अधिक देशों से आयात निर्यात करती है तो वहाँ पर जो सरप्लस होता है ना, उससे दूसरी कंट्री से जब वो आयात निर्यात करती हैं तो उस सरप्लस को वो दूसरी कंट्री के साथ यूज़ करती है, हम कह सकते हैं मेंटेन करने के लिए। जो हमें घाटा रहा या जो हमने प्रॉफिट कमाया उसे मेंटेन करना जो होता है वो कहलाता है मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम, ये हम कह सकते हैं। नेम द गुड्स विच वर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड थ्रू द सिल्क रूट, उन सभी प्रोडक्ट्स का, उन सभी गुड्स का, गुड्स मीन्स होता है सामान, उन सभी सामानों का नाम बताना है जो कि सिल्क रूट से इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड किया जाता था, आयात और निर्यात किया जाता था। तो देखिए चाइनीज पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पेशली सिल्क, तो देखिए यहाँ पर चाइनीज पॉटरी इनका आयात निर्यात होता था, टेक्सटाइल स्पेशली सिल्क, सिल्क रूट इसीलिए उसे दिया गया था, सिल्क का आयात निर्यात होता था। एंड इंडियन स्पाइसेस, और भारत के मसाले जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से। एंड प्रीसियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फॉलोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, तो देखिए ये सारी चीज़ें जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, सिल्क है, चाइनीज़ पोट्रीज़ है, इंडियन स्पाइसेस हैं, ये सभी चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती थी सिल्क रूट से। व्हाट वर होम चार्जेस, होम चार्जेस क्या था पूरा डिटेल में हमने चैप्टर में जाना है, इंपॉर्टेंट है। होम चार्जेस इंक्लूड प्राइवेट remittance home by British official and traders, interest payment on India's external debt and pension of British official in India। तो देखिए अब हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर थे वो हमारे ऊपर रूल करते थे, तो देखिए इसे ही होम चार्ज कहा जाता था, यानी कि रूल करने के लिए कुछ पैसा, कुछ अमाउंट उन्हें देना होता था। अब देखिए वो जो अमाउंट होता था यहाँ पर देखिए होम चार्ज कहा गया था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी। जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे ना वो अपने घर के लिए, अपने प्राइवेट चीज़ों के लिए जो पैसा यूज़ करते थे उसे कहा जाता था, उसके लिए होम चार्ज का वो यूज़ करते थे। जो ट्रेडर्स थे उसके लिए ये पैसा यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर जो उधार लिया जाता है यानी कि जो लोन लिया जाता था उसका जो इंटरेस्ट दिया जाता था वो सारी चीज़ें इस होम चार्ज के अंडर में आती थी। और जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनकी जो पेंशन थी वो सब इसी होम चार्ज से ही दिए जाते थे। विच काइंड ऑफ इमेज अपीयर्ड रेगुलरली इन मेमोरियल स्टोन्स, तो देखिए किस तरह की इमेज जो है अपीयर होती है रेगुलरली मेमोरियल स्टोन्स में। तो देखिए इमेज ऑफ शिप अपीयर होती है रेगुलरली इन मेमोरियल स्टोन्स में। हु डिस्कवर्ड द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो देखिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट को किसने खोजा था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। हाउ वर जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस, तो देखिए जो जूट प्रोड्यूसर थे बंगाल के वो किस तरह से प्रभावित हुए इस आर्थिक मंदी में। द जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल ग्रू रो जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग, तो देखिए जो बंगाल में जो प्रोड्यूसर थे वो रो जूट को प्रोसेस करते थे फैक्ट्री के अंदर और गनी बैग्स बनाते थे। बट एज गनी एक्सपोर्टेड कोलैप्स, लेकिन जैसे वो गनी एक्सपोर्ट किए गए वो जो है बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है, ये जो बिजनेस होता है बिल्कुल नहीं चल पाता है। क्यों? द प्राइसेस ऑफ रो जूट क्रस्ट मोर देन 60%, और इसकी वजह से उन्हें 60% का लॉस
जो है उठाना पड़ रहा था। तो देखिए इसकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। विच वाज द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज्ड बाय स्पेनिश टू कॉन्क्यूर अमेरिका। तो देखिए कौन सा सबसे पावरफुल वेपन था जो स्पेनिश के द्वारा यूज किया गया अमेरिका को कॉन्क्यूर यानी कि जीतने या हराने के लिए हम कह सकते हैं। स्मॉल पॉक्स वाज द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज्ड बाय स्पेनिश। स्पेनिश के द्वारा स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी थी, वो सबसे पावरफुल वेपन के रूप में यूज किया गया अमेरिका को हराने के लिए। तो देखिए इसी तरह से आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।